Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज वेलकम बैक योर क्लास एंड दिस इज़ योर विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी ने देखा था कि हम चैप्टर जो थे 9th कर रहे थे, इसका नाम था इंडियन रेवोल्यूशन, जैसे आप हिंदी में औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। दोस्तों ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने वीडियो का पहला पार्ट अपलोड किया हुआ था जो पूरी तरीके से उसका इंट्रो पार्ट था, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने इंट्रो पार्ट नहीं देखा हुआ है देन प्लीज़ जाके पहले उसे वॉच करिए, जब जाके आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। ओके, सो नाउ अब हमें जानना ये है कि हमने पिछले पार्ट के अंदर काफ़ी हद तक जानने की ये कोशिश करी थी कि उस टाइम पीरियड पे इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के अंदर लगभग 1782 से लेके 1800 तक के बीच में 26,000 आविष्कार हुए थे और ये आविष्कार काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डेड में थे और 18th सेंचुरी के लिए कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसा था। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर के अंदर हम 26,000 इन्वेंशन के बारे में तो नहीं पढ़ सकते हैं, हाँ, लेकिन हम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयरन इंडस्ट्री, वीविंग ऑफ कॉटन, स्टीम पावर एंड द रेलवेज, कैनाल्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे जो सही मायने में इतिहास के अंदर एक टर्निंग पॉइंट साबित इसलिए हुआ क्योंकि इसने सभी और देशों की पॉलिटिकल जोग्राफिकल सोच बदल कर रख दी। तो अभी क्योंकि वीडियो का दूसरा पार्ट है इसीलिए हम इसमें सिर्फ एक ही पार्ट को कवर करेंगे। हम जानेंगे आयरन इंडस्ट्री के बारे में और ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत हुई थी, क्यों हुई थी वो आपने वीडियो के पहले पार्ट में ही देख लिया था। अब हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि आयरन इंडस्ट्री जिसे आप लोहा उद्योग बोलते हैं उसकी शुरुआत ब्रिटेन में कैसे होती है, यानी कि इंग्लैंड में कैसे होती है। तो इस मामले में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लैंड बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली है, या मैं बोल सकता हूँ कि इंग्लैंड बहुत ज़्यादा लकी है कि इंग्लैंड was having a plenty of iron and coal resource। बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आयरन और कोल रिसोर्स जो है वो पूरी तरीके से क्या कहते हैं इंग्लैंड के अंदर यानी कि ब्रिटेन के अंदर मिलता है। और जो मशीनों को बनाने के लिए है ना, तो उनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंग्लैंड में आपने ये देखने की कोशिश करी थी कि भाई उस टाइम पीरियड में वाटर वेव्स तो बहुत बड़ी मात्रा में थे और जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता था पूरे के पूरे इंग्लैंड या ब्रिटेन के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसकी खासियत ये थी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आयरन और कोल रिसोर्स दोनों के दोनों मिलते थे बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में। और दोस्तों यही नहीं, इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आयरन इंग्लैंड के अंदर या मैं बोल सकता हूँ ब्रिटेन के अंदर भरी हुई थी, जैसे लीड है, कॉपर है, टिन है ना। तो ये भी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन दोस्तों ख़ास बात ये थी कि इंग्लैंड के अंदर जो मिलता था कोल और साथ में आयरन मिलता था उसकी कुछ ना कुछ कमी थी, कुछ ना कुछ खूबियाँ थी, वो हम समझेंगे। हमें देखना ये है कि शुरुआती समय में जो भी यहाँ पे कोल मिलता था 18th सेंचुरी तक आते आते जो भी कोल या आयरन मिलता था या आयरन ओर्क मिलता था, मैं बोल सकता हूँ कि उसको गलाने की ख़राब स्थिति की वजह से इंग्लैंड पूरी तरीके से लोहे का यूज़ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लोहा डायरेक्टली धरती के अंदर से पृथ्वी के कोर पार्ट से निकलता नहीं है। उसके कुछ अंश होते हैं शायद से अगर आपको पता हो, जिसे हम आयरन ओर्क बोलते हैं। आयरन ओर जो है पूरी तरीके से उसके अंदर कुछ मात्रा होती है आयरन की जिसको पिघला कर निकाला जाता है। तो 18th सेंचुरी के शुरुआत में जो ब्रिटेन था उसके पास ऐसा कोई मेथड नहीं था सही तरीके वाला कि वो आयरन ओर्क को बहुत बड़ी अच्छी मात्रा में पिघला कर उसमें से लोहा निकाल सके। तो पहले एक मैं बोल सकता हूँ पुअर मेथड ऑफ स्मेल्टिंग था, यानी कि जो आयरन ओर्क था उससे सही तरीके से गर्म करके उसमें एक लोहा निकालना बहुत ज़्यादा आसान नहीं था शुरुआती समय में। और इसकी वजह से क्यों पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि जिस समय उन्हें आयरन ओर्क मिलता था तो उस टाइम पीरियड पे उसको गलाने के लिए वो लकड़ी का कोयला बनाते थे, यानी कि लकड़ी का कोयला बनाते थे, चारकोल बनाते थे, जैसे आप चारकोल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो चारकोल जो होता है वो लकड़ी का होता है और लकड़ी से कोयला बनाते हैं
और इसमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है कि वो आयरन ओर को इतनी बड़ी मात्रा में गर्म कर पाए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन और मतलब आयरन ओर से आयरन निकाल पाए। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि चारकोल एक तरीके का एक ऐसा प्रोडक्ट था जो इंग्लैंड में शुरुआती समय में इस्तेमाल होता था, जैसे आप हिंदी में काठ कोयला बोलते हैं। काठ कोयला की प्रॉब्लम ये होती थी कि इसको जब बहुत दूर डिस्टेंस से लाया जाता था काट के, है ना, तो उससे क्या होता था, प्लांट्स भी ख़त्म हो रहे थे, ट्रैवलिंग में भी इसका खर्चा अलग ही लग रहा था, और ये आयरन ओर से बड़ी मात्रा के अंदर आयरन भी नहीं निकाल पा रहा था। तो इंग्लैंड शुरुआती समय में, क्योंकि आयरन ओर को गर्म करने के लिए एक हाई टेम्परेचर चाहिए होता है जिससे वो क्या कहते हैं सही मात्रा में लोहा निकाल पाता है। शुरुआती समय में ये हाई टेम्परेचर चारकोल से नहीं मिल पा रहा था, बोले तो काठ कोयला से नहीं मिल पा रहा था। इसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि इंग्लैंड के अंदर उस समय पे पुअर मेथड ऑफ स्मेल्टिंग था, यानी कि एक जो गर्म करने की विधि होती है लोहे को, जो आयरन ओर से आयरन निकाला जाता है, वो पूरी तरीके से सही नहीं था। इसकी समस्या बहुत लंबे समय तक चली। देन फाइनली इस समस्या का समाधान निकाला गया। इस समस्या का समाधान निकाला गया, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे अब अब्राहम डार्बी एक फैमिली है, डार्बी फैमिली बोला जाता है इन लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पे अब्राहम डार्बी की फैमिली ने पूरी तरीके से इसके लिए एक सलूशन निकाला। एक सलूशन निकालने की वजह से दोस्तों 3 पीढ़ी, यानी कि दादा ने, उसके साथ पापा ने यानी कि पिताजी ने, और पुत्र यानी कि बेटे ने, पूरी तरीके से 3 पीढ़ियों ने आयरन ओर से आयरन निकालने के लिए बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करा। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने जो बनाया वो बनाया ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस एक ऐसा प्रोडक्ट है या एक ऐसी मशीन है जो सही मायने में लोहे को आयरन ओर से आयरन निकालने में बहुत इजी मेथड यूज़ होती है ना। तो इस हिसाब से उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने टेम्परेचर को हाई करने के लिए, हाई टेम्परेचर को उन्होंने रिप्लेस करा कोक से। उन्होंने जिस समय शुरुआती पीरियड में चारकोल का इस्तेमाल होता था, जिसे आप काठ कोयला बोलते हैं, वो इस्तेमाल ना करते हुए उन्होंने कोक का इस्तेमाल करा। अब कोक को क्या होता है कि कोयले के अंदर अगर ये प्रोडक्ट कोक को डाला जाता है तो उससे क्या होता है कि कोयले में एक हाई टेम्परेचर जो है जनरेट होता है, और हाई टेम्परेचर जनरेट होने की वजह से जो आयरन ओर है उसमें बहुत बड़ी मात्रा के अंदर अब फाइनली आयरन अच्छे लेवल पर निकाला जाने लग गया। तो दोस्तों अब्राहम डार्बी जो फर्स्ट थे उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस बनाया, तो उनके लिए बहुत थैंकफुल कि उन्होंने एक टर्निंग पॉइंट ला खड़ा करा इंग्लैंड के इतिहास के अंदर। तो देन फाइनली ये अब्राहम डार्बी की आप देख सकते हैं 3 पीढ़ियाँ हैं। अब्राहम डार्बी का टाइम पीरियड आपकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि कब से कब तक थे वो। तो उनका टाइम पीरियड 1677 से लेके बताया जाता है कि 1717 तक है, ठीक है ना। तो इतना टाइम पीरियड था, और इन्होंने इस टाइम पीरियड पे क्या बनाया ये मैंने आपको बता दिया, जैसे आप ब्लास्ट फर्नेस के नाम से जानते हैं। ये कहीं ना कहीं कोयले के इतिहास में और आयरन ओर से आयरन निकालने के इतिहास में बहुत बड़ा इनिशिएट या मैं बोल सकता हूँ टर्निंग पॉइंट था। तो ये किया गया, और बहुत बड़ी मात्रा में इस आविष्कार ने जो काठ कोयले पे जिस तरीके से पहले चारकोल पे निर्भर होते थे लोग, डिपेंड होते थे, अब उसको ख़त्म कर दिया, और फाइनली यहाँ पे लोहे को पिघलाने की जो नई टेक्नोलॉजी लेके आए वो फाइनली यहाँ पे बनाया गया। तो जब लोहे को निकाला जा रहा था तो उसके बाद फिर फाइनली उसको लाना ले जाना कैरी करना काफ़ी आसान हो गया था। फिर बात करते हैं अब्राहम डार्बी सेकंड की। तो दोस्तों उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने जो भी आयरन ओर से आयरन निकलता था वो शुरुआती समय में उसको पिग आयरन के नाम से बुलाया जाता था। वो एक आयरन जो होते थे वो कुछ मैं बोल सकता हूँ टुकड़ों में होते थे, और जब उनको गलाया जाता है तो उसे फाइनली रॉट आयरन के नाम से जाना गया, और उसको पीट के ठोक के शेप में लाया जाता है। तो यानी कि अब्राहम डार्बी जो सेकंड थे, जिनका टाइम पीरियड आपकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है ना, तो वो टाइम पीरियड क्या है आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि उनका टाइम पीरियड क्या रहा था, ठीक है ना। मतलब कब से कब तक उन्होंने इसके ऊपर काम करने की कोशिश करी थी या वगैरह वगैरह चीज़ें। तो अब हमें ये जानने की कोशिश करना है कि
तो अब हमें जानने की कोशिश ये करनी है कि जो पिग्ड आयरन शुरुआती समय में था वो रॉड आयरन की शेप में अब्रायन डार्बी के द्वारा ही लाया गया। और यहाँ पर शुरुआती समय में मैंने आपको बताया कि जो आयरन ओर है उस टाइम पीरियड पे कोक का इस्तेमाल करके उसमें से आयरन निकाला जा रहा है। लेकिन एक और टर्निंग पॉइंट आया था, इस आविष्कार ने लोहे को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा खड़ा करा। यहाँ पे हेनरी कॉर्ड जो है उन्होंने एक रोलिंग मशीन बनाई। ये रोलिंग मशीन की खासियत ये थी कि ये फाइनली अब ऐसी सिस्टम बनाया गया जो भाप के इंजन से भी चल सकता था। तो ये भी एक नया आविष्कार था जो पूरी तरीके से लोहे के पर्यटक को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है। तो ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर एक क्रांति करी और लोहे को एक शेप में लाने में, लोहे को आयरन ओर से निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी। और इनकी हेनरी कॉर्ड की खासियत ये थी कि इन्होंने उस टाइम पीरियड पे मैं बोल सकता हूँ कि स्टीम पावर से अपनी मशीनों को चलाने की कोशिश करी। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी थी जो ये लेके आए थे। उसके बाद फिर बहुत सारी और नई चीज़ें हुई, सारी चीज़ें तो बताई नहीं जा सकती, आपके किताबों के अंदर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। फाइनली ये बताया जाता है कि जब रॉड आयरन बन गया था तो लोगों ने लोहे को शेप में लाने के लिए उनको और गर्म करके ठोक के बहुत नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करी। जैसे कि आपकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि पहली बार इतिहास के अंदर लोहे की कुर्सियाँ बनाई गई थी, वगैरह वगैरह चीज़ें, बहुत कुछ था। अब बात करते हैं हेनरी थर्ड की, जैसे आप हेनरी कह रहा हूँ सॉरी मैं अब्राहम डार्बी थर्ड की। अब्राहम डार्बी थर्ड एक ऐसे व्यक्ति निकले जिन्होंने इतिहास के अंदर एक टर्निंग पॉइंट ला खड़ा करा। उन्होंने पहली बार एक ऐसा ब्रिज बनाया जो इतिहास के अंदर कभी नहीं बनाया गया था। ये ब्रिज दोस्तों उस टाइम पीरियड पे पानी के ऊपर बनाया गया था और ये बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट इसलिए साबित हुआ कि ये पूरा लोहे का बनाया गया था। और जिसका प्रूफ आज भी इंग्लैंड के अंदर ये कि ये जो ब्रिज लोहे से बनाया गया था अब्राहम डार्बी थर्ड के द्वारा, ये पुल आज भी टिका हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको बताना है कि ये जो ब्रिज है ये कौन से स्टेट के अंदर है। अगर ये इंग्लैंड के अंदर है तो ये कहाँ पर है, ठीक है, और ये कहाँ बनाया गया है आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, किताबों में ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसने सही मायने में जब ब्रिज बनाए जाने लग गए और लोहे को शेप में लाया जाने लग गया तो फाइनली लोहे की पाइप बनाई जाने लग गई जिससे पानी को या गैस को या पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी। तो ये रेवोल्यूशन था आयरन के लिए और कैसे आयरन जो था वो स्टेट के अंदर काम आने लग गया और वो एक इनिशिएट प्रोडक्ट बन गया बाद में जाके, है ना। तो यानी कि जिस तरीके से ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार हुआ और उसने पूरी तरीके से चारकोल की जगह हटाकर कोक ने ले ली थी, तो इसके हिसाब से ये देखा गया कि 1800 से लेकर 1830 के बीच में जो व्यापार था या जो बिज़नेस था वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि जिस टाइम पीरियड पे पिग्ड आयरन को बनाने के लिए रॉट आयरन में कन्वर्ट करना पड़ता था तो उस समय चारकोल की जो क्वालिटी होती थी कम से कम 8 टन हमें चारकोल की ज़रूरत पड़ती थी शुरुआती समय में, जिस समय हमारे पास कोक नहीं था। लेकिन जब हमारे पास कोक आ गया तो ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू हमने पिग्ड आयरन से रॉट आयरन में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 2 टन कोयले का इस्तेमाल करा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चारकोल और कोक में कितना ज़्यादा डिफरेंट हो गया। और इसी वजह से जो इंग्लैंड था उसने और दूसरी दुनिया यानी कि यूरोप के देश के कंपैरिजन में बहुत बड़ी मात्रा के अंदर लोहे को आयरन ओर को पिघलाकर आयरन में कन्वर्ट करा और दूसरी कंट्रियों के अंदर सेल करने की कोशिश करी। इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मजबूत होगी। उन्होंने कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं इन्वेंशन पे फोकस करा और इस तरीके से जो पिग्ड आयरन था वो रॉड आयरन में कन्वर्ट हो पाया और इस वजह से इतिहास के अंदर इंग्लैंड ही एक ऐसी कंट्री बनी जिसने सबसे बड़ी मात्रा के अंदर लोहे को सेल करने की कोशिश करी। तो ये इस वीडियो के अंदर इतना ही था एंड देन फाइनली अब हम मिलेंगे वीडियो के तीसरे पार्ट में। और जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उसे ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, दूसरे बच्चों की नॉलेज बढ़ेगी। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में।
तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।